हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग प्रीवियस सॉल्यूशन देख रहे थे एग्रीकल्चर टॉपिक के, जिसमें हम लोग का टारगेट ये था कि हम लोग को 31 साल के सारे सॉल्यूशंस को देखना है, जिसमें हम लोग 2012 तक के सॉल्यूशन देख चुके थे। तो आज की वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। पहला सवाल हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग की चीफ कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? यूपीएससी 2012 का सवाल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर। देखो यार, मिक्स फार्मिंग में क्या होता है? मिक्स फार्मिंग में हम लोग को एक बात पता है क्या, कि जानवरों को पालना और खेती करना, ये दोनों चीज़ें इनकलकेट होती हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। क्यों? क्योंकि फार्मर के पास दो सोर्स ऑफ इनकम होती हैं, कि इनकेस अगर उसकी फसल खराब हो जाए तो कम से कम जानवरों का प्रोडक्ट बेचकर या फिर जानवरों को बेचकर वो अपने घर की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। दूसरी बात ये है कि कई सारे तरह की फार्मिंग होती हैं। एक फॉर एग्जांपल एक हमारी होती है ड्राईलैंड फार्मिंग, एक हमारी होती है वेटलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग वो फार्मिंग को बोलते हैं जो कि सूखी जगह पर होती है, यानी कि जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम होती है। अब हमें एक बात पता है क्या, जहाँ पर हमारी एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम होगी तो सीधी सीधी बात है वहाँ पे हमारे मिलेट्स का ग्रोथ होगा। दूसरी बात हम लोग को याद रखनी, वेटलैंड फार्मिंग एज अ नेम सजेस्ट उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर हमारी एनुअल रेनफॉल अच्छी खासी होती है। कहाँ पर होगी? फॉर एग्जांपल हमारे जो कोस्टल प्लेन होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे डेल्टा होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पर हमारा कैसा होता है, जो हमारी वेटलैंड फार्मिंग होती है वो होती है। अब वेटलैंड फार्मिंग का एग्जांपल होता है तो वेटलैंड फार्मिंग में हमारा राइस होता है। इसके साथ साथ एक और फार्मिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग एज अ नेम सजेस्ट, कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, किसान कॉपरेशन का फॉर्म करते हैं, किसान ग्रुप का फॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, किसान जो होते हैं वो एक एज अ ग्रुप एज अ एंटिटी आते, जिससे उनकी बेटर नेगोशिएशन पावर हो जाए, जिससे उनके रिसोर्सेज का एक पूल हो सके, रिसोर्स का पूल इकट्ठा हो सके, और वो प्रॉफिट जो शेयरिंग है वो अच्छी तरह से कर पाएँ। दूसरी बात हम लोग को एक और याद रखनी क्या है, एक हमारा होता है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है, जब सिंगल क्रॉप को बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में ग्रो किया जाता है उसको हम लोग प्लांटेशन फार्मिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर केन हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, राइस हो गया। फॉर एग्जांपल शुगर केन है, टी है, कॉफ़ी है, और जो हमारा क्या बोलते हैं उसको कॉटन है, ये सारी कैसे होती है? प्लांटेशन फार्मिंग होते हैं। एक और फार्मिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। अब सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है? सब्सटेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें फार्मर्स केवल उतनी ही ग्रोथ करते हैं, उतनी ही फसल करते हैं जिससे कि उसके परिवार की सारी सुविधाएं पूरी हो जाएं, उसका खरीदना या बेचना एम नहीं होता है। इंटेंस फार्मिंग क्या होती है? इंटेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें लिमिटेड एरिया पर मैक्सिमाइज प्रॉफिट किया जाए, यानी कि मैक्सिमाइज इनपुट हो, मैक्सिमाइज आउटपुट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग को एक और बात याद रखनी है क्या, एक और हमारी फार्मिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको स्लैश एंड बर्ड कल्टीवेशन या फिर हम लोग जूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, आफ्टर कल्टीवेशन पैच ऑफ अ लैंड जो होती है उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे कि जो हमारी सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी होती है वो रिस्टोर हो जाए। अच्छी बात है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स इन इंडिया। यूपीएससी 2012 का सवाल है। काउपी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, विच ऑफ द एबव विच आर यूज्ड एज अ पल्स फॉडर ग्रीन मैन्योर। पल्स हम लोग दालों को बोलते हैं, फॉडर हम लोग जानवरों के चारे को बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर हम लोग बोलते हैं जो, अच्छा देखो पहली बात तो ये होती है मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों में डिफरेंस होता है। मैन्योर जो होता है वो हमारा नेचुरल होता है, जबकि फर्टिलाइज़र हमारा मैन मेड होता है। दूसरी बात ये, मैन्योर दो तरह के होते हैं, एक हमारा ग्रीन और एक हमारा ब्राउन। ग्रीन मैन्योर उस फर्टिलाइज़र को बोलते हैं, सॉरी ग्रीन मैन्योर उस खाद को बोलते हैं जो कि प्लांट्स के जो रेसिड्यू होते हैं उसको प्लोइंग होती है, जब खेत को जोता जाता है उसी जो रेसिड्यू को सॉइल में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली इंक्रीज हो जाती है। ब्राउन मैन्योर जो नाम बता रहा है, ब्राउन का मतलब ये होता है जब उसके जो रेसिड्यू होते हैं फसल के, जब वो सड़ने लगते हैं उसको उस खेती में जोड़ा जाता है, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी वापस कैसी हो जाए, रिस्टोर हो जाए। दूसरी बात हम लोग को ये याद रखनी है, वैसे यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर ए और बी बताया था, यानी कि 1 और 2 बताया था, लेकिन हम लोग को एक और याद रखनी है क्या, पीजीएनपी जो होता है उसको भी एज अ हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग को एक और बात याद रखनी है क्या, कि ग्रीन ग्राम हम लोग मूंग की दाल को बोलते हैं, और पिजन पी हम लोग किसको बोलते हैं? पिजन पी हम लोग बोलते हैं अरहर की दाल को। अच्छी बात है। अब आप लोगों को अगर ये लगे कि ऑप्शन हमारे पहले से ही हैं मार्क, तो मैं क्या बताऊं। देखिए यार, ऑप्शन हमारे इसलिए पहले से ही मार्क हैं क्योंकि मैं सारी चीज़ें बना चुका था। छोड़ो चलो रोज़ रोज़। अगला हमारा क्या है, विच ऑफ बिलो इज आर प्रिडोमिनेटली रेन फेड क्रॉप या फिर क्रॉप्स। रेन फेड क्रॉप या क्रॉप्स कौन सी हैं? तो देखो यार, रेन फेड क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं रेन के ऊपर, यानी कि क्रॉप्स विच डिपेंड्स ऑन रेनफॉल इज कॉल्ड एज रेन फेड क्रॉप्स। दूसरी बात ये, इरीगेशन के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करती हैं, आर्टिफिशियल इरीगेशन के ऊपर, जितना ही रेन के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा रेन फेड क्रॉप्स का? तो फॉर एग्जांपल ज्वार है, ज्वार को हम लोग शोरगुम बोलते हैं, बाजरा को हम लोग पर्ल मिलेट बोलते हैं, मेज़ जिसको हम लोग मक्का बोलते हैं, ग्राउंडनट मूंगफली,
सोयाबीन और कॉटन, कपास। ये हमारी सारी कैसे होते हैं, ये हमारे सारे होते हैं रेनफेड क्रॉप्स। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 कैसे हो जाएंगे, रेनफेड क्रॉप्स के क्लासिकल एग्जाम्पल हो जाएंगे। मैंने दूसरे एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काउंटर बर्डिंग इज अ मेथड ऑफ अ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन। अब ये क्वेश्चन 2013 में आया था, लेकिन सेम क्वेश्चन 2010 और 11 में रिपीट हुआ। कैसे रिपीट हुआ, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये रिपीट कैसे हुआ, उसके बाद ये काउंटर बर्डिंग क्या होता है ये भी बता रहा हूँ आपको। देखो यार, 2010 से 11 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था क्या, कि सॉइल कंजर्वेशन की मेथड कौन सी है, जिसमें उसने बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। फॉर एग्जांपल क्रॉप रोटेशन, टेरेस फार्मिंग, और फिर 2-3 और थे ऑप्शन। उसमें हम लोगों से उसने पूछ लिया था कि क्रॉप सॉइल कंजर्वेशन के इसमें से बताओ मेथड कौन से हैं। यानी कि 2010-11 में यूपीएससी ने हम लोगों को एक हिंट दे दी थी कि अगला जो सवाल बनेगा और सॉइल कंजर्वेशन से अभी ब्रॉड टॉपिक पूछा है, कल को हम स्पेसिफिक टॉपिक पूछ लेंगे किसी भी सॉइल कंजर्वेशन मेथड के ऊपर, कि आप ये बताओ क्रॉप रोटेशन क्या होता है। उसके मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख दिए। क्रॉप रोटेशन के बाद टेरेस फार्मिंग क्या होता है, जिसमें से काउंटर बर्डिंग क्या है, एक इरोजन सॉइल कंजर्वेशन का एक तरीका है, इरोजन को कम करने का तरीका है। हम लोग को एक और बात याद रखनी है क्या, कि अगर कल को इसने काउंटर बर्डिंग पूछ रही है, यानी कि सबसे पहले ही हमसे प्रॉब्लम पूछ रही थी। अगर आप यूपीएससी के पिछले सवालों को उठाओगे तो उसने सबसे पहले प्रॉब्लम पूछी। कैसे प्रॉब्लम पूछी, सबसे पहले उसने तरीका पूछा, कॉटन क्या होता है क्या नहीं होता है, कोई फसल क्या होती क्या नहीं होती, कैसी मिट्टी चाहिए। उसके बाद उसने पूछा क्या उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड है कि नहीं है। उसके बाद फिर उसने क्वेश्चन का स्कोप ये पूछ लिया कि जेनेटिकली मॉडिफाई है नहीं है तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, सॉइल इरोजन क्या होता है, डेनिडेशन क्या होता है, वेदरिंग क्या होती है। जब उसने प्रॉब्लम पूछ ली तो उसके बाद वो 2010 के आसपास सॉल्यूशन के बेस पे आई। सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल उसने क्या पूछा, कि वाटर सॉइल कंजर्वेशन के नाम पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं क्या, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं क्या। कंजर्वेशन जब उसका पूरा हो गया तो उसके बाद यूपीएससी ने कंजर्वेशन में स्पेसिफिकली टॉपिक हमसे उठाना शुरू किया। जैसे कि क्रॉप रोटेशन, जैसे काउंटर बर्डिंग इसका क्लासिकल एग्जांपल है। उसने कंजर्वेशन का एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा दिया, बोल दिया बताओ इसमें क्या होता है। अब कल को फ्यूचर में यूपीएससी क्या बोलेगा, कल को फ्यूचर में यूपीएससी अगर हम लोग आगे का प्रेडिक्ट करें, अगर आगे की एनालाइज करें, तो यूपीएससी कल को हमसे ये पूछ सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम कौन सी लॉन्च की गई, उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है, उस स्कीम का मिशन क्या है, उस स्कीम के बेनिफिशियरी कौन है, उस स्कीम को लॉन्च किसने किया, उसकी पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है मेरे भाई, अब काउंटर बर्डिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो काउंटर बर्डिंग में हम लोग को एक बात रखनी है, क्या एज अ नेम सजेस्ट काउंटर बर्डिंग, यानी कि ये उन जगह पर होता है जहाँ पर जो हिली एरिया होते हैं या फिर हिली स्लोप्स होती हैं, वहाँ पर हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को एक बात पता है, जो इरोजन होता है वो सबसे ज़्यादा हिली एरियाज़ को ही इफेक्ट करता है। क्यों, चाहे विंड इरोजन ले लो या फिर वाटर इरोजन ले लो, हिली एरिया पर बहुत ज़्यादा आसानी होती है इरोजन करने में। तो हिली एरिया को इरोजन से बचाने का एक तरीका होता है काउंटर बर्डिंग, जिसमें क्या होता है, काउंटर्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि वेदरिंग जो है, जो हमारा इरोजन है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके जितना पॉसिबल हो सके। तो डेजर्ट मार्जिन में ऑप्शन नंबर ए बोल रहा क्या होता है, नहीं हम लोगों ने देखा तो हिली एरिया में होता है, डेजर्ट और हिली तो अलग अलग होते हैं। लो फ्लड प्लेन्स में होता है, नहीं भैया, स्क्रब लैंड में होता है जो कि डेजर्ट में, या लाइबल टू स्प्रेड ऑफ अ वीट ग्रोथ, नहीं भैया। यानी कि सीधी सीधी बात है, हिली एरिया में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। अगर हम लोग आगे क्वेश्चन देखें, यार वीडियो बना चुका था, एक बार फिर से बनानी पड़ रही है मुझे, कोई बात नहीं। विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स, 2013 का ये सवाल है। 2004 में रिपीट हुआ था, 2004 में जो ऑप्शन हमारा कॉटन का था वो वापस रिपीट हुआ था। तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि हम लोग की कहाँ पर होती हैं, खरीफ क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन समर सीजन। राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि हमारी सर्दियों में होती हैं। खरीफ क्रॉप्स देखो मैं कॉपी पे लिख भी चुका था, एक मिनट में कॉपी को दिखाऊँ अगर। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा राइस है, कॉटन, कॉटन के कपड़े हम लोग गर्मियों में तो पहनते हैं, कॉटन का भाई जूट, ज्वार, ज्वार भी हम लोग गर्मियों में ही करते हैं ना। उसके बाद हमारा ग्राउंडनट मूंगफली गर्मियों में करते हैं, सर्दियों में खाते हैं। बाजरा, ज्वार बाजरा दोनों कैसे होंगे, खरीफ क्रॉप होगी। तूर यानी कि अरहर की दाल और मक्का, ये भी कैसे होगा, गर्मियों में होगा। जब हम लोग राबी क्रॉप्स की बात करते हैं तो गेहूँ, चने, मस्टर्ड, रेपसीड और बारले। याद रखना है, बारले राबी क्रॉप होती है और बाजरा खरीफ क्रॉप होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी से हम लोगों को एक बात पता चलती है क्या, कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं हमारी, कैसी ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। तो कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, कैसी हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। इसका एक और एग्जांपल बताऊँ, यूपीएससी ने शायद, मुझे ईयर याद नहीं, शायद 2010 में ये क्वेश्चन पूछा था, जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट के उसने नाम पूछ लिए थे कि पद्मा था या फिर कौन कौन से, उसने 4 ऑप्शन दिए थे। उसमें बोल दिया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट का नाम क्या है, उसकी सीड का। उसने उसमें 2 वीट के नाम दिए थे और 2 हमारे राइस के नाम दिए थे। तो हम लोग को ये भी याद रखना है। अगर आपने वीडियो कंटिन्यूशन में देखी होगी तो आप समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड टू रूट विद रिस्पेक्ट टू नेम,
नीम के रिस्पेक्ट में कौन सी बात सही है? यूपीएससी 2014 का सवाल है। पहला ये कि नीम ऑयल कैन बी यूज एज अ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्लोरिफिकेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड जो माइट्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है। नीम का जो तेल होता है और उसको हम लोग इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के दवाइयों में यूज़ करते हैं खेती में। बिल्कुल सही बात है। अगला हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है? नीम सीड्स आर यूज्ड इन मेकिंग बायोफ्यूल एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स। बिल्कुल सही बात है। नीम में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जिसके लिए इसको जो डिटर्जेंट होता है या फिर फिनाइल होता है उसकी तरह यूज़ करते हैं। अगला हमारा क्या होता है? नीम ऑयल हैज़ एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज होती है या फिर फार्मास्यूटिकल, दोनों इंडस्ट्रीज में हमारा नीम ऑयल का क्या होता है? यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखे भी हैं कि नीम के ऊपर फेस वॉश भी आते हैं, नीम का साबुन भी आता है और नीम के टूथपेस्ट वगैरह भी आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल वगैरह प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि हमारी त्वचा के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं? ज़रूरी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 कैसे हैं? 3 के तीनों सही है। अब नीम के ऊपर अगर उसने क्वेश्चन पूछा है तो कल को बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नीम के साथ साथ वो दूसरी फसलों को ऑप्शन पूछ ले। कैसे पूछ ले? आपको कैसे पता? मुझे ऐसे पता मेरे भाई, क्योंकि जो मैंने अभी आपको ट्रेजेक्टरी बताई थी कि पहले वो किस तरह से उसके सवाल चल रहे, तो अगर कल को वो नीम पूछे तो आपको चलो ठीक है, मैं ये तो समझ में आएगा कि नीम के बेस पर वो दूसरे सवाल पूछ सकता है। दूसरे किस फसल के ऊपर सवाल पूछेगा, कोई आइडिया है? तो मैं हंसूंगा और मैं बताऊंगा कि मुझे आइडिया है। आपको कोई कैसे आइडिया है? तो मैं कहूँगा मुझे ऐसे आइडिया है मेरे भाई कि यूपीएससी की मैंने 1995 से लेकर ये 2014 चल रही है, यानी कि तकरीबन 20 साल के सवाल देख लिए हम लोगों ने मिलके। 20 सवालों में मुझे कुछ ऐसी फसलें मिली हैं जो कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको भी पता होगा कैसे। फॉर एग्जांपल शुगर केन है, जिसके ऊपर उसने सवाल पूछा था, शुगर केन में इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह के ऊपर। फॉर एग्जांपल शुगर केन है, फॉर एग्जांपल कॉटन है, मेज़ है, नीम है, राइस है, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है। ये ऐसी फसलें हैं जो कि यूपीएससी की लिस्ट में रहती हैं। तो जब हम लोग अपनी तैयारी करेंगे तो इन फसलों को हमें नहीं भूलना है। इन्हीं के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यूपीएससी 2014 का सवाल है जो कि 1996, 1998 और 2003 में रिपीट हुआ था। हमसे बोला जा रहा है रीजन और हमसे बोला जा रहा है प्रोडक्शन। किन्नौर जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मेवट जो है वो हमारा हरियाणा में पड़ता है और कोरोमंडल हमारा पड़ता है, हम सबको पता है, साउथ इंडिया में कोरोमंडल कोस्ट होती है हमारी। अब हमसे बोला गया कि किन्नौर में क्या ये एरेका नट होता है? तो देखो यार, किन्नौर जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में जो कि सेब की दरख्तों के लिए फेमस होता है, यानी कि यहाँ पर सेब मिलेगा, हमारा सेब के बागान होते हैं यहाँ पे। जहाँ पे एरेका कट की बात करोगे तो ये हमारा नट की बात करोगे तो हमारा केरला में मिलता है। ये मैं पहले लिख चुका था पूरी वीडियो में, लेकिन क्या ही बताऊँ यार। ठीक है चलो। मेवत की बात करोगे तो ये मैं आपको बता चुका हूँ हरियाणा में होता है। यहाँ पे मैंगो नहीं मिलता। मैंगो हमारा उत्तर प्रदेश का फेमस है, मैंगो और अमरूद। जो अमरूद को क्या बोलते हैं? गुआवा। और जो हमारा मेवत है वो जो कि हरियाणा का है, वहाँ पे हमारा वीट होता है। कोरोमंडल जो होता है वो मसलिन का जो कपड़ा है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह यूरोप में हमारा जाता था, जो कि इंडिया की स्पेशलिटी थी। और टेक्सटाइल के लिए कोरोमंडल कोस्ट फेमस है, ना कि सोयाबीन के लिए। सोयाबीन जो है वो हमारा एमपी और महाराष्ट्र का है। तो मसलिन टेक्सटाइल हमारा कोरोमंडल कोस्ट का। और फिर हमारा जो मेवट है वहाँ का वीट है, और जो किन्नौर है वहाँ का हमारा एप्पल है। एरिका नट हमारा केरला का है, मैंगो हमारा यूपी का है, सोयाबीन हमारा एमपी महाराष्ट्र का है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी कैसा होगा इसका? गलत होते हुए भी सही। ये गलत होते हुए भी सही हो रहे हैं, हम लोग सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं। कोई बात नहीं, नो कमेंट्स, आगे बढ़ते हैं भाई। वैसे तो फॉलोइंग इज और आर यूज टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स 2014 का सवाल है। ये वैसे साइंस एंड बेस्ड क्वेश्चन था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ये भी मैंने अभी बता दिया था कॉपी पे। देखो यार, जब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करते हैं तो 3 तरह की होती है, एक सिसजेनिक, एक ट्रांसजेनिक, एक नॉन ट्रांसजेनिक। सिसजेनिक का मतलब सिंपल है, मैं आपको देसी भाषा में बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कॉपी पे नोट्स लिखे साइंस एंड टेक के, 2 पेज पे लिखे और फिर उन पेज को मैंने साइंस एंड टेक की कॉपी में चिपका दिया। अब मान लो मैंने साइंस एंड टेक के जो नोट्स थे वो मैंने पॉलिटी की कॉपी में लगा दिए, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसजेनिक। और फॉर एग्जांपल नॉन ट्रांसजेनिक क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने पॉलिटी की कॉपी से 2 पॉलिटी के टॉपिक्स को हटा दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रांसजेनिक। तो सिसजेनिक क्या होता है? जो मैंने बताया था ना, साइंस एंड टेक की कॉपी के नोट्स हम लोगों ने साइंस एंड टेक की कॉपी में चिपका दी, यानी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अ जीन बिटवीन सेम स्पीसीज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिसजेनिक। ट्रांसजेनिक क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अ जीन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। एक साइंस एंड टेक था, एक पॉलिटी था। पॉलिटी से अब ये क्या होता है? रिमूवल ऑफ अ जीन फ्रॉम अ स्पीसीज कॉल्ड एज नॉन ट्रांसजेनिक। अब देखो यार, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स तो हम लोग को समझ में आ गई क्या होती हैं। पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं बर्डिंग और ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स, तो अगर हम लोग क्लास 7th और क्लास 8th को हम लोगों ने किया पढ़ा हो, तो क्लास 7th और क्लास 8th में, क्लास 8th हमारा आईसीएसई बोर्ड का और क्लास 7th हमारा सीबीएसई बोर्ड का, उसमें
चैप्टर जो है शायद चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम लोगों को रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल की बात करी जाती है। जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें वन ऑफ द मेथड्स में एक मेथड हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी आता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोग को एक बात पता है कि बर्डिंग और ग्राफ्टिंग एक कॉमन हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस है। इसके लिए हम लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाई कॉमन क्रॉप्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस होती है। यानी कि कॉमन हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस है तो सीधी सीधी बात है ऑप्शन नंबर 1 हो नहीं सकता। जब हम लोग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और जीन साइलेंसिंग की बात करते हैं तब ये हमारा सीधी सीधी बात है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहलाती है। तो हम लोग को ये क्वेश्चन कैसा हो गया, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। यूपीएससी 2014 का सवाल है जो कि 14 में रिपीट हुआ, 10 में भी रिपीट हुआ था। क्या 2010 में हमारा शुगर केन बेस था, 2014 में हम लोग देख चुके नीम के बेस था। मेज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टार्च, सही बात है। ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मेज कैन बी फीड स्टॉक फ्रॉम बायोडीजल, सही बात है। और फिर अल्कोहल बेवरेजेस कैन बी, यानी कि पेय पदार्थों को हम लोग यूज़ करते हैं, नशीले पेय पदार्थ का यूज़ करते हैं मेज़ को, मतलब मेज़ की मदद से नशीले पेय पदार्थों को हम लोग बनाते हैं। तो कौन सी बात सही है, तो सारी बातें सही हैं। अगर पिछला क्वेश्चन आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल मेज़ है, बीट है, राइस है, हमारा क्या बोलते हैं नीम है, ये कुछ ऐसी कॉटन है, ये कुछ ऐसी फसल है जिसके ऊपर यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, जो कि उसने आगे पूछा है हमसे। आज की वीडियो लंबी बन रही है, कोई सजेशन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना यार। कोई भी मतलब बात समझ में नहीं आई हो तो वो भी कमेंट में बताना। अगली वीडियो में मिलते हैं मेरे भाई। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।